नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। हमारे साथ हैं व्यालोक जी। व्यालोक जी का बहुत-बहुत स्वागत, उनको राम-राम। और दर्शकों, आज है 13 फरवरी, यानी संसद के बजट सत्र का आखिरी दिन। आज बजट सत्र खत्म हो जाएगा, लेकिन काम खत्म नहीं होगा। आज का दिन बड़ा भारी है और आज का दिन जहां इस बजट ने, जो आम बजट था, उसने देश के मध्यम वर्ग को बड़ा राहत दिया, आयकर छूट की सीमा बढ़ा के। उसी के साथ-साथ जो इनकम टैक्स कानून है, वो भी इस आज ही आने वाला है। लेकिन इस खुशी के साथ एक बहुत बड़ा गम विपक्ष के हवाले है, क्योंकि एक शख्स का नमाज़े जनाजा पढ़ा जाना है, फातिहा पढ़ा जाना है। फातिहा और नमाज़े जनाजा जिनको नहीं पता है वो बता दें, जब किसी का इंतकाल हो जाता है, कोई चला जाता है, तो फिर उसकी शान में, उसकी विदाई में एक प्रार्थना की जाती है, उसे कहा जाता है नमाज़े जनाजा या फातिहा पढ़ना। जी हाँ, इस देश के सबसे बड़े लैंड जिहादी वक्फ बोर्ड और उस पर जो जेपीसी बनी थी, उस जेपीसी का जो रिपोर्ट है वो आज टेबल की जाएगी, ऐसी पूरी संभावनाएं। हालांकि अभी तक लिस्ट नहीं हुई है, लेकिन ये पूरी संभावना है कि जेपीसी की रिपोर्ट आज पेश कर दी जाएगी, यानी वक्फ का नमाजे जनाजा आज पढ़ दिया जाएगा। जेपीसी जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि किसी मामले की जेपीसी हमेशा संसद का एक छोटा मिनी संसद होती है, यानी अगर वहां पर कोई बिल, कोई अमेंडमेंट या कोई कानून जेपीसी के हवाले किया गया और वहां पर अगर वो पास हो गया, तो संसद के दोनों सदनों में उसको पास हो जाना होता है। और जैसा आप सबको पता है कि वक्फ का जो अमेंडमेंट है वो जेपीसी में पास हो चुका है। हालांकि बहुत सारे लोगों की छाती पर मूंग दलने, मूंग के अलावा आप नारियल भी कह सकते हैं, है ना, आप अखरोट भी कह सकते हैं, उसको दल के ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो सरकार अब लेके आएगी। और सुने, आज जब मैं कह रहा हूं नमाजे जनाजा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज ही अमेंडमेंट बिल पास हो जाएगा। नहीं साहब, आज रिपोर्ट जेपीसी की रखी जाएगी और जब आज इस पर पूरी चर्चा हो जाएगी, तब अगले सत्र में सरकार वो अमेंडमेंट बिल लेके आएगी और उसके बाद चाहे ध्वनि मत हो, चाहे वोट का डिवीजन हो, और ये कानून पास हो जाएगा, ये अमेंडमेंट पास हो जाएगा। व्यालोक जी, वक्त खत्म नहीं होगा, लेकिन उसके तमाम सिकंजे कस दिए जाएंगे, उसकी चूल कस दी जाएगी। और ये कहिए तो इंदिरा जी के जमाने का एक शब्द उठा के कह रहा हूं, उसकी कायदे से नसबंदी कर दी जाएगी, जो कि भारत का सबसे बड़ा लैंड जिहादी है। क्या अब मान लिया जाए कि अचानक आपका हमारा घर वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं हो जाएगा? चलने वाला सनातन का महापर्व, महाकुंभ, वो वक्फ की जमीन पर नहीं लगा करेगा। अचानक किसी न्यायालय का पूरा परिसर वक्फ का नहीं हो जाएगा। अचानक हजारों साल पुराना कोई मंदिर वक्फ का नहीं हो जाएगा। और योगी आदित्यनाथ जी तो कहते हैं कि भैया 78% जितनी वक्फ की जमीन है वो सब सरकारी जमीन कब्जाई गई है, वो वापस ले लेंगे इंच इंच। तो केवल आगे कब्जा रुकेगा क्या? उसी के साथ साथ अब जमीन वापसी भी होगी। हम लोग तो घर वापसी का मुकाम देख रहे थे, देखने की तमन्ना पाले बैठे थे, लेकिन ये वक्फ के अवैध कब्जे से क्या जमीनें वापस भी होंगी? और आगे इस नसबंदी के बाद, यानी अमेंडमेंट बिल आने के बाद, मामला ठहरेगा कहीं? क्या देखते हैं? कुछ उम्मीद है कि हम लोग फिर अगले 15 मिनट नाउम्मीदी बतिया के निकल लें? उम्मीद हम लोगों को हमेशा से थी और इसी मंच पर जब भी हमने और आपने चर्चा की है, तब भी ये हमेशा कहा है कि सरकार धीरे धीरे गर्म खाने को नहीं खाती है, वो किनारे से खाती है। खासतौर से मोदी जी का जो रिकॉर्ड रहा है उस मामले में सीधा सा ये है कि वो खिचड़ी के बीच में नहीं हाथ डाल देते हैं, जो बहुत पुरानी कहानी है। वो किनारे से जाते हैं और बहुत आराम से, इस बीच में लकड़बग्घे, शेर, चीते उनको कह भी देते हैं कि मौलाना हो गए हैं, तो क्या हो गए हैं, तो फलाना हो गए हैं, ढिमाका हो गए हैं। लेकिन मुझे सबसे मजेदार बात ये लगती है कि मोदी जी वह विदेश दौरे पर जब भी जाते हैं तो इस टाइप का कोई ना कोई बिल, कोई ना कोई कांड जरूर देश में होता रहता है। वो चले जाते हैं, यहाँ पर विपक्ष कुहर्रम मनाता रहता है, छाती कूटता रहता है, और वो जब आते हैं तो एक बयान देते हैं, उसके बाद सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। ये दो चीजें तो उम्मीद नहीं,
पूरा विश्वास है कि वक्फ खत्म हो जाएगा। आपकी एक बात से असहमति है कि वक्फ खत्म नहीं होगा। भाई साहब, जब किसी डकैत से आप उसके हथियार ले लेंगे, किसी माफिया को आप जेल में बंद कर देंगे, किसी माफिया के हाथ पैर बांध देंगे, तो वो खत्म ही हुआ ना भाई। अगर वक्फ, जो इस देश में भूमि लूट का सबसे बड़ा ठिकाना है, सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी है, जो सरेआम सरेराह लोगों की जमीन लूट रहा है, जो सबसे बड़ा लुटेरा है मुगलों के बाद का इस भारत में, वक्फ बोर्ड, उस, और आपके शब्दों में वक़्फ़, मैं तो वैसे बोलूंगा तो पता खूब तो वो जो वक़्फ़ है भाई साहब, उसके दांत जब तोड़ दिए गए, 13 अमेंडमेंट्स हुए हैं, ठीक, और वो 13 के 13 अमेंडमेंट्स एनडीए के सांसदों के लाए गए हैं। अब एनडीए के सांसद ये अमेंडमेंट तो नहीं लाए हैं ना कि भाई वक़्फ़ जो पहले से करता आ रहा है उसको और करने की छूट दी जाए। आपको याद होगा कि ये जेपीसी की, आपको और दर्शकों को दोनों को याद ही होगा, लेकिन मैं फिर से याद दिला दूं कि जब ये मीटिंग चल रही थी तो बाकायदा इसके अध्यक्ष पर हमला भी किया विपक्षी सांसदों ने, बाकायदा इसमें मारपीट की कोशिश की गई। हर एक दिन बहिष्कार का जो नाटक था, जो रोना धोना था, वो तो चलता ही रहा। आज संसद में क्या होगा मैं उसकी भी भविष्यवाणी कर सकता हूं कि आज संसद में ये रखा जाएगा, उसके बाद हंगामा होगा, फिर संसद एडजर्न होगा और उसके बाद ये संसद सत्र खत्म हो जाएगा, और उसके बाद अगले सत्र में ये बिल कब आया कब लागू हो गया किसी को पता भी नहीं चलेगा। और जे वक्फ का फातिहा आज पढ़ दिया गया साहब, वक्फ खत्म हो गया, ये मान लिया जाए। ऐसा नहीं है कि इसके बाद और मौके मिलेंगे उसको, या फिर उसको कहीं कोई कानूनी रास्ता दिया जाएगा कि बच जाओ या ऐसे कर जाओ। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, इससे उन लोगों को थोड़ी बहुत निराशा जरूर होगी जो कह रहे थे कि वक्त को खत्म ही कर दो। भाई, राजनीति ऐसे नहीं चलती है कि सब कुछ को आप खत्म कर दें। और आपके देश में जिस तरह का प्रजातंत्र का सिस्टम है, आज भी इस देश में 240 सीटें ही आपने दी हैं। आज भी इस देश में अखिलेश यादव टाइप नेता हैं, तेजस्वी यादव टाइप नेता हैं। उधर साउथ का एक नेता है जो कहता है कि संस्कृत में आपने ये क्यों दे दिया, इंटरप्रिटेशन क्यों करवा रहे हैं साइमल्टेनियस, क्योंकि उसको सो कॉल्ड द्रविड़ नाडु की राजनीति करनी है या जो भी करना है। तो ये देश जो है ना, बड़ा विचित्र सा देश है। इसलिए इसमें सब कुछ करते हुए कैसे न किया जाए, ये कम से कम मैं तो भाई अपने आप को कुपात्र पाता हूं कि मैं मोदी जी को सिखाऊं। 40 साल जो व्यक्ति एक प्रचारक बन के रहा है, और प्रचारक की जिंदगी कैसी होती है ये सब लोग जानते हैं, तो वो जब बिहार के घरों में, झारखंड के घरों में, तमिलनाडु के घरों में प्रवास पर, और प्रवास मतलब दर्शकों ये होता है कि आप किसी के घर में जाते हैं और कहते हैं कि मुझे खाना खिलाओ, रात में उसी के घर में रुकते हैं, और स्वयं सेवकों की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारकों की, स्वयंसेवकों की यही जिंदगी होती है। अब इस पर भी आप लोग कर सकते हैं, कुछ लोग इस पर भी आके बहस कर सकते हैं, लेकिन उससे लेन देन नहीं है। तो आज जो फातिहा पढ़ा जाना है अवनीश जी, और आप इन मामलों के खासे जानकार हैं, फातिहा, तबर्रा और क्या क्या सब, नमाजे जनाजा, आपको वो सब शब्दावली भी आती है और आप खासे जानकार भी हैं। तो आपकी हल्की मुस्कान भी बता रही है कि अंदर से खुश तो बहुत हो रहे होगे तुम के लिए माफ कीजिएगा, वो डायलॉग ही वैसा है। मैं उसको खुश तो बहुत हो रहे होंगे आप कहूंगा तो वो लय बिगड़ जाएगी। लेकिन एक कोड जो पिछले 1.5 दशक से, 2 दशकों से इस देश को खा रहा था, बर्बाद कर रहा था, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मैं बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूं कि आखिरकार इस देश की संसद ने, इस देश के नेताओं ने ये सोचा, संसद ने आखिरकार एक कोड का इलाज निकाला है। ये बहुत खुशी की बात है, ये मेरे लिए, हम सब के लिए, जो भी भारत के नागरिक हैं उनके लिए आज जश्न का दिन है। और देखिए, जेपीसी में आ गई, मतलब वो बिल लगभग पारित है, लगभग क्या मतलब पारित ही है। अब सब सरकार उसको बस टेबल करेगी और ध्वनि मत से करे, या जैसे आपने बता दिया
लेकिन जेपीसी की जो रिपोर्ट है वो आज संसद में पेश होगी और उस पर हंगामा होगा, या जो भी विपक्ष को करना है वो करेगा। मोदी जी उधर अमेरिका में ट्रंप ताऊ के साथ मिलकर अलग अलग समझौते कर रहे होंगे उस वक्त। उसके कुछ देर बाद वो तुलसी गबार्ड से मिल चुके हैं, पहली मुलाकात उन्होंने तुलसी गबार्ड से की है। इस पर भी आपको एक चर्चा करनी चाहिए, मैं आपको एक विषय दे रहा हूं। लेकिन फिलहाल यह विपक्षियों के लिए मातम का वक्त है और हमारे लिए बहुत खुशी का वक्त है। जी आहा, ये मेरा रिएक्शन है। आपने इतना जो कुछ बोला, और तुलसी गबार्ड का जिक्र मैं करने वाला था, तब तक आपने महफिल लूट लिया है। लेकिन मुझे एक हिंदी फिल्म की 2 लाइनें याद आ रही है। मिलो न तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं, हाय अल्लाह हमें क्या हो गया है। और एक और शेर भी याद आ रहा है, चला जो तीरे नजर नीम कश तो क्या हासिल, बजा तो तब है जब दिल के आर पार चले। तो राष्ट्रीय खुफिया निदेशक अमेरिका की तुलसी गबार्ड साहब, उन गबार्ड साहब, अब क्या करिएगा, वो मर्दाना लुक है इसलिए साहब निकल गया, मैं रेसिस्ट नहीं हूं, मतलब मोहतरमा, उनसे मोदी जी सबसे पहले अमेरिका की धरती पर कदम रखने के बाद मिलते हैं। और अब तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि गिरोह को लग क्या रहा होगा। कई बार ऐसा नहीं होता है कि कुछ मीठा मीठा दर्द होता है, कभी पेट में गुड़ गुड़ भी होता है, और वायु प्रक्षेपण के प्रयास में जो है वो कुछ और नीला नीला पीला गीला हो जाता है। तो कुछ इसी तरह की हालत दर्शकों इस देश के विपक्ष की है, जहां एक तरफ मध्यम वर्ग को राहत देने वाला जो न्यू इनकम टैक्स बिल है वो आज आ जाएगा, जिसमें कि एक बड़ा परिवर्तन किया गया है, जो कि आगे अब हम लोगों को पता चलेगा कि वहां पर इकोनॉमी ईयर जो था ना, कैलेंडर ईयर में तब्दील कर दिया गया है। ये एक है, इससे फर्क क्या पड़ेगा ये हम लोग देखेंगे अभी, इसकी डिटेल जब आएगी। बहरहाल ये तो पक्का है साहब कि जेपीसी में पास तो बाकी जगह भी पास। और राज्यसभा जहां बहुमत नहीं रहा है, वहां क्या क्या कांड करने का रिकॉर्ड रहा है इस सरकार का, ये हमको आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो विपक्ष ये बताइए अब करेगा क्या? बच्चा टाइप सवाल है लेकिन बता दीजिए सर। देखिए, विपक्ष वही करेगा जो कर रहा है। कल एक महान विद्वान सो कॉल्ड सीए साहब संसद में बोल रहे थे, कल या परसों। उनको हमारे दद्दा चिकना चड्डा कह के पुकारते हैं। उन्होंने पंजाब का मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देखा, सुपर मुख्यमंत्री बने। कैसे कैसे लोग हैं, सीए है ये आदमी, और ये कह रहा है कि 12 लाख से ऊपर अगर 1000 भी कमाया गया तो पूरे 12 लाख 1000 पर टैक्स देना पड़ेगा। मैं हंसूं, रोऊं, माथा पीट लूं, सिर फोड़ लूं, क्या करूं? इस देश की शिक्षा व्यवस्था क्या इतनी खराब है सर, कि मतलब एक सीए आदमी इस तरह का घटिया बयान भरी संसद में दे रहा है? तो विपक्ष यही करेगा। एक दिल्ली बची हुई थी तो दिल्ली की किल्ली तो ढह गई। अब विपक्ष क्या करेगा? इसके जो सो कॉल्ड स्वनामधन्य स्वयंभू नेता हैं इंडी ब्लॉक के, इंडी अलायंस के, वो भाई साहब अभी थाईलैंड हैं या कहाँ हैं, या देश में ही कहीं किसी ट्रक पर चढ़े हुए हैं कि कहीं कुलियों के साथ बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं भगवान जाने, या उनके गॉड जाने। क्योंकि अभी एक शिगुफा ये भी चला है, थोड़ी इतर बात है लेकिन करनी चाहिए कभी कभार, ताकि दर्शकों को अभी मनोरंजन होता रहे। उनके बारे में एक शिगुफा एक हमारे यहाँ के षड्यंत्राचार्य ने दिया है कि उसको हिंदू धर्म से बहिष्कृत करेंगे। भाई एक बात बताइए, मैं अवनीश जी को हिंदू धर्म से बहिष्कृत करूंगा, ये बात तो समझ में आती है, ठीक, क्योंकि अवनीश जी हिंदू हैं। लेकिन मैं पीटर को या मैं डोनाल्ड ट्रंप को हिंदू धर्म से बहिष्कृत करूंगा, ये कैसे होगा? डोनाल्ड ट्रंप तो हिंदू नहीं है। तो राहुल विंची जो हिंदू है ही नहीं, जो 2022 में बाकायदा लिखित प्रमाण है उसका, अहमद पटेल के साथ, अपने अंकल के साथ, वो बाकायदा नॉन हिंदू वाले में सोमनाथ मंदिर में एंट्री कर चुका है, उसको कैसे करेंगे? तो षड्यंत्राचार्य भी विपक्ष का ही हिस्सा है, उनको भी मानिए। तो विपक्ष अब यही करेगा कुछ दिनों में। सर देख लीजिए, मेरी तो मोदी जी से इल्तिजा है कि इतना अत्याचार न करें कि ये लोग कपड़ा वपड़ा फाड़ के और सड़क पर आ जाएं। मुझे बस अब यही डर है। मुझे आ रही है कपड़ा फाड़ लेने, होली आ रही है, कपड़ा फाड़ लेने दीजिए, मान जाइए। अब यही करेंगे, अब यही करेंगे विपक्ष वाले। ठीक है, अब यही अच्छा बाकी है।
आपने जो ये षड्यंत्राचार्य बोला तो ये वही कुंतलाचार्य के जो आगे वाली संतति है ना? तो आप देखिए यहाँ पर एक गंभीर बात है। आपने ये हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि आप किसी पीटर को कैसे हिंदू धर्म से निष्कासित कर सकते हैं। यहाँ पर इन षड्यंत्राचार्य का ये बहुत कुटिल चाल है, मैं गंभीरता से आपके सामने रख रहा हूं। ये एक तरह से सर्टिफिकेट दे चुके अपने स्तर से कि राहुल गांधी दत्तात्रेय ब्राह्मण हिंदू है। ये इनका ये प्रयास है, क्योंकि ये मानते हैं कि राहुल गांधी, राहुल विंची एक हिंदू है, दत्तात्रेयी हिंदू है, ब्राह्मण है। वो धोती पहन के अटपटाता हो, लटपटाता हो, वो अलग बात है। वो खुद क्रिश्चियन हो, वो अलग बात है। ये सीरियस नोट पे है। दर्शकों, आप सोचिए कि एक शंकराचार्य जैसे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति सस्ते राजनीतिक एक्टिविस्ट के तौर पर काम कर रहा है, कांग्रेसी एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। और व्यालोक जी को हंसी आई, लेकिन मुझे हंसी नहीं आ रही है व्यालोक जी। ये गंभीर प्रयास है, कुचेष्टा है इस षड्यंत्राचार्य की, जिसने उल्टे घुमा के कान पकड़ा है और ये कहने का प्रयास कर दिया है कि राहुल गांधी हिंदू है इनके हिसाब से। बहरहाल इनकी मानता कौन है? न इनके कुंतलाचार्य की किसी ने माना और न इनको कोई मानता। ये खुद फर्जी आदमी है, खुद मुकदमा लड़ रहा है। भैया तो तुम अपने जाके जो है 10 रुपए पेशकार को दो और अपना मुकदमा और अपनी तारीख देखो। बहरहाल फातिहा तो पढ़ा जाएगा और नमाजे जनाजा जब वकफ का पढ़ा जाएगा। और वक्फ को मैं वकफ क्यों कहता हूं? क्योंकि बार बार मुझे ओवैसी की याद आती है और तब मेरे मुंह से वक्फ की जगह वकफ निकलता है। ऐसा लगता है कि मुंह से कुछ कफ निकल गया। बहरहाल मैं ज्यादा वकफ करूंगा तो मेरे कैमरे की स्क्रीन न गड़बड़ हो जाए। और दर्शकों, आप भी ये वीडियो जब देखिएगा तो मेरे तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि आप भी वकफ कहने का प्रयास मत करिएगा, वरना आपके मोबाइल की स्क्रीन या आपके लैपटॉप की स्क्रीन जो है वो गड़बड़ आ जाएगी। लेकिन नमाजे जनाजा पढ़ा जाएगा, ये तय है। अगले किसी सत्र में, जो भी पहला सत्र आएगा उस सत्र में इस लैंड जिहादी के नसबंदी भी हो जाएगी, ये भी तय है। और फिर जैसा कि व्यालोक जी से मैंने वो बाल सवाल पूछा था, अरे बाल सवाल मतलब बाल प्रश्न, अब आप कहीं और मत ले जाइएगा, है ना? तो बाल प्रश्न जो मैंने पूछा था तो उसके जवाब में कि विपक्ष करेगा क्या, अगर मैं कहूं तो भैया व्यालोक जी, विपक्ष करेगा ये, हाय हसन हाय हुसैन, हाय हसन हाय हुसैन। विपक्ष यही करेगा और विपक्ष का यही नियत है करने की। वो तबर्रे पढ़ेगा, वो नवाखानी कहेगा, वो मरसिए गाएगा और वो फूट फूट के रोएगा, क्योंकि भारत का लोकतंत्र 2014 से, जिसे व्यालोक जी ने कल ही एक चर्चा में बड़ा अच्छा नाम दिया, मैं उसे सांस्कृतिक राष्ट्र परिवर्तन कहता था, सत्ता परिवर्तन, और व्यालोक जी ने एक बड़ा सुंदर नाम दिया दर्शकों। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक क्रांति हुई है, उत्तरोत्तर हो रही है, 19 में हुई, 24 में हुई, और ये क्रम कहां जाके रुकेगा, क्योंकि अभी वक्फ जैसे बहुत सारे सवाल हमें हल करने हैं। व्यालोक जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्फ को कहते हैं अलविदा, और उस दिन का करते हैं इंतजार जब वक्फ के कबर पर 2 फूल लेके हम चढ़ाएंगे। व्यालोक जी, ये लेते हैं दर्शकों से विदा, हम दोनों को आज्ञा दीजिए, प्रणाम।